नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उस लोकतंत्र की जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन जहां अब वोट की चोरी का आरोप लग रहा है। विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। बिहार की धरती से चली वोटर अधिकार यात्रा आज अपने अंतिम पड़ाव पटना में समाप्त हो गई और यहाँ गांधी मैदान से लेके अंबेडकर प्रतिमा तक ये रैली निकली और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करने के बाद गांधी मैदान में एक विशाल सभा भी हुई, जिसमें नेताओं ने अपने अपने तरीके से हमले किए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जैसे तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में रहे। महागठबंधन ने सड़क पर उतरकर शक्ति दिखाई। सवाल एक ही था, क्या हमारे वोट की ताकत को चुरा लिया गया है? राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी का मतलब शिक्षा चोरी, कारोबार चोरी, व्यापार चोरी, अधिकार चोरी, पढ़ाई चोरी, कमाई चोरी, सिंचाई चोरी, सब कुछ चोरी, इस तरीके से जोड़ने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि ये भी एक बिहार के लोगों से कहा कि अभी तक हमने परमाणु बम फोड़ा था, अब बीजेपी के लोगों तैयार रहो, हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या होगा? कांग्रेसी इस बात का दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ये हाइड्रोजन बम फूटने के बाद देश के प्रधानमंत्री अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने भी कहा कि ये अपने आप में बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा होगा। शायद वो बात कर रहे हैं कि वो पूरे देश को लेकर या प्रधानमंत्री की सीट को लेकर या कहीं कुछ इस तरीके का वो सामने लाएंगे वोट चोरी के सिलसिले में, कि अपने आप में इस देश की जनता ये सोचने को मजबूर होगी कि उनका वोट चोरी करके सरकारें बनती हैं। तो हम ये आज इसका विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी का ये सिर्फ एक जुमला है, नैरेटिव सेट करना है बिहार के चुनाव में पूरे देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर सत्ता में आई है, या 2024 के नतीजों के खिलाफ जो नतीजे आए हैं 2024 लोकसभा चुनाव में कई जगह राहुल गांधी बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र दावा कर रहे हैं कि सब जगह वोट चोरी हुई। और कांग्रेसी नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा सीट है वाराणसी, वहाँ का भी डेटा मांगते बार बार नजर आते हैं कि डेटा दो तो ये यकीनन हम साबित कर देंगे कि मोदी जी चुनाव हार चुके थे, उन्हें जिताया गया है। एक नैरेटिव और 2024 का बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वोट चोरी हो जाएगा, वोट का अधिकार संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, और अगर ये वोट चोरी आपका हो जाएगा तो आपका आटा, दाल, राशन, चावल, जमीन, मकान, दुकान, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, बेरोजगारी, महंगाई, सुनवाई, सब कुछ छिन जाएगी। आपकी कोई सुनेगा नहीं इस देश में। ये नैरेटिव भी महागठबंधन के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी आदि ने ये नैरेटिव भी बिहार की धरती पर चलाने की कोशिश की। कितना नैरेटिव चला ये अलग बात है, लेकिन अपने आप में ये एक यात्रा लगातार जो बिहार से रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो विजुअल्स आए हैं, लगातार जो 14 दिन लगातार यात्रा चली, 1300 किलोमीटर राहुल गांधी ने नापे बिहार के 20 जिले। और इस दौरान एक ऐसी घटना भी हुई जिसमें महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दी गई, और इसको लेकर बीजेपी ने देश भर में कई जगह कांग्रेस कार्यालयों पर घुसकर प्रदर्शन किया। 2-4 जगह मारकूट भी हुई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। इसका एक उदाहरण पटना का सदाकत आश्रम भी है, जहां 2 दिन पूर्व यह मारकूट हुई। लेकिन जो बिहार की पुलिस है उसने गाली देने वाले, नरेंद्र मोदी की माता जी को माइक से गाली देने वाले रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो उसे पुलिस ने अभी तक रिमांड में नहीं लिया है। और जो बिहार से छपने वाले तमाम अखबार हैं वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि पुलिस के हवाले से इस बात को कह रहे हैं कि रिजवी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है, ना तो भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना आरजेडी का, ना किसी अन्य का। हाँ, वो CNRC के खिलाफ आंदोलनों में शामिल रहा है, शिरकत करता रहा है, और ओवैसी की पार्टी
जो है उनकी AIMIM उसका समर्थक बताया जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई पुख्ता प्रमाण उनके पास नहीं है। लेकिन पुलिस ने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में जा रही थी, बिहार की पुलिस ने खारिज कर दिया कि उसका कांग्रेस से कोई रिश्ता था। लेकिन इससे जो कार्यक्रम के आयोजक थे नौशाद, वो बरी नहीं हो जाते, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेताओं के या RJD या जो महागठबंधन के नेताओं के जाने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री की माताजी को किसी मंच से गाली दी जाती है तो वो आयोजक भी संदेह के घेरे में आते हैं। पुलिस आयोजकों के चरित्र और उनके कनेक्शन की भी जांच कर रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को पूरे देश में उठाया था, ये साबित होने के बाद कि जो राजा है वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल से उसका कोई लेना देना नहीं है, रिजवी का, ये मामला थोड़ा सा टोन डाउन हो गया। और उसके बाद से आज जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहाँ पर रखा अपने मुद्दे, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल उठाया कि क्या बिहार के नौजवान, महिलाएं, किसान, मजदूर सुरक्षित हैं या उनका हक सुरक्षित है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि किसान मजदूर ये मानने को तैयार हैं कि क्या चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी मिलकर जनादेश को हैक कर रहे हैं। कम से कम ये जो महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिहार से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बज हैं, उसके मुताबिक ये भले ही ये यात्रा और इसमें जो करंट दिखता है वो वोटों में कन्वर्ट हो या ना हो, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन एक बज क्रिएट हुआ। जो तेजस्वी यादव लंबे समय से मैदान से एक तरीके से फारिग नजर आ रहे थे, दिख नहीं रहे थे, और बिहार में 1.5 साल से केवल प्रशांत किशोर और उनकी जन स्वराज पार्टी का ही जिक्र हो रहा था, और इसी कारण वो काफ़ी हद तक आगे निकल भी गए हैं। काफ़ी वो पिछली दफ़ा जो भूमिका चिराग पासवान की थी, तीसरी भूमिका जिसने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया, भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ वोट काटा, लेकिन इस बार वो भूमिका में जन स्वराज पार्टी है। क्या स्थिति होती है जन स्वराज पार्टी, हो सकता है अच्छी खासी सीटें जीत कर एक नया दिलचस्प मुकाबला वहाँ क्रिएट कर दे। तो एक बहुत बड़ी मुश्किलें दोनों गठबंधनों को हो सकती हैं। और ये भी सवाल है कि क्या वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ एक प्रतीकात्मक विरोध था या जमीन पर इसका कोई असर दिखा। और यह सबसे बड़ा सवाल कि क्या इसमें महागठबंधन को कोई राजनीतिक बढ़त मिल रही है या फिर यात्रा भी बयानबाजी की बुलेट ट्रेन में सवार होकर निकल गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती और अब राजनीतिक नैरेटिव सेट करने का दौर चल रहा है, और राहुल गांधी इस नैरेटिव को बिहार से निकालकर पूरे देश में ले जाने को तैयार हैं। तो राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम मंथन में पूरा विश्लेषण करेंगे यात्रा का, नैरेटिव का, और बिहार के जो लोगों के बीच में करंट है उसकी बात करेंगे। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो आज रैली के रंग, जो वोटर अधिकार यात्रा आज समापन हुआ, उसमें नेताओं ने किस तरीके से बिहार के लोगों को समझाने की कोशिश की और देश में किस तरीके का संदेश दिया, वो सुनिए। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार हो। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए?
ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों, आज इस वोट चोरी की बात हो रही है। ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पीड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। अब ये पूरे सिनेरियो में किस तरीके से महागठबंधन के नेताओं ने अपनी बातें रखी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई फैक्ट्री लगाएंगे आप गुजरात में और विक्ट्री आपको चाहिए बिहार से। क्या बात है। रविशंकर प्रसाद ने इस जो वोटर अधिकार यात्रा है इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर हमला किया, उन्हें टारगेट किया। चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया है, लेकिन राहुल गांधी जी आप एफिडेविट पर बात क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास पूरा आंकड़ा है कि 6.7 करोड़ में लगभग 99.9% लोगों ने कवरेज किया, आपत्ति किया। मुझे 3 सवाल उठाने हैं इसके बारे में और राहुल गांधी जवाब दें। 21 लाख लोग मृत पाए गए, तो क्या उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? 7 लाख लोग का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट में पाया गया, क्या उनको रखना चाहिए? क्या 35 लाख लोग अपनी जगह पर नहीं रहते पाए गए। मैं लोकसभा का मेंबर हूं, लेकिन मैं दिल्ली का वोटर नहीं हूं। तुम भी पटने के वोटर हो ना, एक छपरा का वोटर है, क्योंकि आपको एक ही जगह वोटर रहना पड़ेगा। अब राहुल गांधी तो समय के अनुसार कभी वायनाड चले जाते हैं, कभी रायबरेली, कभी अमेठी, छोड़ दीजिए उनकी बात। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आपकी जो आपत्ति है तो आप एफिडेविट पर दीजिए, तो एफिडेविट से क्यों भागते हैं राहुल गांधी? क्योंकि एफिडेविट पर झूठ बोला तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, इसलिए वो भागते हैं। तो कुल मिलाकर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को निशाना साधा सवाल पूछे कि क्या 21 लाख लोग जो बिहार में SIR में मृत पाए गए हैं उनको क्या जोड़ दिया जाए? 7 लाख लोग जो 2 जगह वोटर, उनको भी क्या रखा जाए? और 35 लाख लोग अपनी जगह नहीं रहते। लगातार महागठबंधन के लोग इस बात को कह रहे हैं कि बहुत सारे, बड़ी संख्या में लोग जो जिंदा हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में 15 लोगों को नमूने के तौर पर प्रस्तुत किया गया कि ये SIR। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी चीज़ें आप पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, जो करने को चुनाव आयोग पहले तैयार नहीं था, लेकिन उसके बाद उसको करना पड़ा। तो विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है, महागठबंधन और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये आरोप लगाते हैं कि जो लोग जिन्हें मृत घोषित किया गया वो मृत, उसमें बहुत सारे लोग मृत नहीं हैं। दूसरा सवाल रविशंकर प्रसाद का है कि 7 लाख लोग जो हैं वो उनका जो 2 जगह वोटर है इसको ठीक करा जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 35 लाख लोग अपनी जगह नहीं रहते हैं, यानी कि कोई दिल्ली, मुंबई, तो बिहार के बारे में कहा जाता है कि भाई वो लोग कमाने जाते हैं, देश भर में कमाने जाते हैं, लेकिन वोट डालने वहीं आते हैं। तो खैर ये मसला है। SIR में अगर जब फाइनल लिस्ट आएगी
तब मुझे लगता है कि एक क्लियर सीन बनेगा और उस वक्त ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से पब्लिक रिएक्ट करती है। अगर 65 लाख में जो जिसकी बात हो रही है कि 65 लाख वोट काट दिए गए, अगर उसमें जेन्युइन वोटर कटे होंगे तो जगह जगह बिहार में आंदोलन दिखेगा। मुझे लगता है कि इसी की पृष्ठभूमि जो राहुल गांधी की यात्रा थी उसमें तैयार हुई है। अगर गड़बड़ी हुई तो जगह जगह आंदोलन होगा, तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कटघरे में होगी और चुनाव में उनको मुश्किलें आएंगी। लेकिन अगर जिन लोगों को बताया गया है कि ये गलत उनके नाम जुड़े हैं या कटे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ बड़े पैमाने पर, तो फिर इसका कोई असर जमीन पर नहीं देखने को मिलेगा। नैरेटिव भले ही सेट कर दें, जमीन पर वोटों में तब्दील होता फिर मुश्किल से दिखेगा। ये एक बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने किस तरीके से आज पटना की रैली को संबोधित किया, वो दो उनके बयान है, सुनिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने दो मुद्दे रखे, एक वोट चोरी का, और उन्होंने एक बज और क्रिएट कर दिया आगे, एक तरीके से ये कहा जाए कि और उत्सुकता क्रिएट कर दी कि अभी तक ये जो महादेवपुरा कर्नाटक का में जो 2-2.25 लाख वोटों की हेरा फेरी का वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, वो तो एक बम था, वो एटम बम था। अब एक हाइड्रोजन बम आने वाला है। अब वो हाइड्रोजन बम क्या होगा, उसका असर कितना विस्फोटक होगा, लेकिन कांग्रेस के लोग दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़नी पड़ेगी। खड़गे जी ने भी कहा कि 6 महीना में डबल इंजन की सरकार नहीं रह जाएगी। अब वो पता नहीं बिहार के बारे में कह रहे हैं या केंद्र के बारे में कह रहे हैं, लेकिन लगातार जो कांग्रेस के लोग इस बात के दावे कर रहे हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव भी होता है, और ये नैरेटिव अगर वो सेट कर ले गए, जैसे कि बीजेपी के लोग भी मानते हैं, एनडीए के लोग भी मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया, ऐसा कहते हैं, वो मानते नहीं, कहते हैं कि विपक्ष ने गुमराह किया संविधान के नाम पर, इसलिए नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में। और बिहार में भी जहां 1 सीट थी 2019 में, वहां 10 सीटें हो गई विपक्ष की। तो ये इस तरीके की चीज़ों को लेकर चर्चा है, और अभी नैरेटिव कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा है, कमलेश पांडे कांग्रेस प्रवक्ता बिहार हमारे साथ जुड़े हैं, सहान परवेज आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, निहोरा प्रसाद यादव जी जेडीयू के प्रवक्ता बिहार से, वो हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, कुमार निशांत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, लंबा अनुभव है, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक अजय शुक्ल भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। चर्चा की शुरुआत कुमार निशांत से करेंगे, बिहार की धरती से। कुमार निशांत, बिहार क्रांति की धरती रही है। राहुल गांधी ने बार बार कहा कि उन्हें बिहार में बहुत मज़ा आता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं तो वहाँ से खुद को कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, सर्वाधिक लगाव उनको उसी स्टेट से है। उसी तरह राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा कि बिहार में सर्वाधिक आनंद उन्हें आता है। इस यात्रा में उन्होंने बहुत आनंद लिया, लोगों से मिले जुले, बहुत सारी चीज़ें की, और 2 चीज़ें जो बड़ी महत्वपूर्ण है, एक तो उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी को लेकर उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, और दूसरा संविधान का भी नैरेटिव जो लोकसभा चुनाव में था उसको भी आगे बढ़ाया है कि वोट का अधिकार संविधान ने दिया है, और संविधान की हत्या गांधी की हत्या करने वाले करना चाहते हैं, और अगर वोट आपका चोरी हो गया
तो फिर आपकी पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई सब खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई है या फिर जमीन में कुछ बज क्रिएट हुआ है? कुमार निशांत। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम बयान जो है वो अभी पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। इसका मतलब है कि कांग्रेस चुनाव आयोग और ईवीएम पर बड़ा हमला करने वाली है, शायद दस्तावेजी सबूत के साथ। जैसा ये मेरा मानना है, अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं तो राहुल के लिए तो महागठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर जुमला साबित होगा तो इनका हाइड्रोजन बम जो इनके लिए आज इन्होंने कहा है वो बहुत ही घाटा करेगा। मतलब यही उड़ जाएंगे, ये कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी उड़ जाएगी अपने हाइड्रोजन बम से, आत्मघाती हो जाएगा ये। श्योर, अगर वो दस्तावेज के साथ प्रूफ नहीं कर पाए तो कांग्रेस यहां से ऐसे भी अभी कांग्रेस को बहुत यहां चांसेस नहीं मिलने जा रहा है। हम वोट यात्रा किए, भीड़ हुआ, सही है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो राहुल को देखने के लिए भी भीड़ में आ गए होंगे। नहीं, अब तो निशांत भाई, अब तो 20 साल उनको राजनीति में हो गए, तो अब हीरो वाली उस तरीके तो छवि नहीं कि चॉकलेटी चेहरा देखने जा रहे हैं। अब तो एक पॉलिटिकल सोच वाले लोग जाते हैं उनके रैली में। अब खाली देखने वाले तो मुझे लगता नहीं जाएंगे। वोट में कभी कन्वर्ट नहीं होता है। भीड़ देख के राहुल का ये जो अधिकार यात्रा यहाँ है, यदि अभी नहीं, हम महागठबंधन के लिहाज से बात कर रहे हैं, महागठबंधन के लिहाज से। और महागठबंधन ने पिछले चुनाव में परफॉर्म किया है, 12,500 वोट ही एनडीए का ज्यादा था, नहीं तो सरकार तो महागठबंधन की होती 2020 में। आपने देखा ही है। बोल रहे हैं कि सहार आवाज क्लियर नहीं आ पाया। मैं कह रहा हूं कि ये तो राहुल गांधी ठीक है, एक बज क्रिएट कर रहे हैं, लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं, लेकिन ये तो ओवरऑल महागठबंधन का है ना, कि नहीं? तेजस्वी यादव हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हैं, वामपंथी दल हैं, सहनी हैं, एक पूरा एक कॉम्बो बन के एक वो चल रहे हैं वो। तो इसका तो कहीं ना कहीं जमीन पर असर दिखेगा। हाँ दिखेगा, लेकिन जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम हम ये करेंगे, तो वो दस्तावेजी सबूत के साथ कहेंगे ना, कि सिर्फ जुमलेबाजी करने से होगा। हाँ ठीक बात है, ठीक बात है। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो इस पूरी यात्रा में एक इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यात्रा विराम लग गया और ये कह रहे हैं कि भाई ये अल्प विराम है, ये पूरा अभी देश भर में ये चलेगा। मुझे लगता है बिहार चुनाव के बाद ये अभी और चलेगा। और राहुल गांधी ने एक और लोगों का, जैसे हम लोग पहले किताब पढ़ा करते थे ना, बिल्कुल उपन्यास, प्रेम वाजपेयी का उपन्यास, और पता चला कि इस तरीके के जो बड़े उपन्यासकार होते थे उसमें लगता था जारी क्रमशः, तो बड़ी इंतजार रहता था कि आने वाला है, अब कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण और आएगा। तो वो क्रमशः करके उन्होंने आज यात्रा को समाप्त कर दिया कि अब वो हाइड्रोजन बम आने वाला है। अजय जी, देखिए, मैं समझता हूं कि यदि आप 7 अगस्त को चले जाए, तो 7 अगस्त के पहले तो राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा था कि वोट चोरी हो रही है जी। 7 अगस्त को जब वो आए तो सारे दस्तावेजों के साथ आए, और उन सारे दस्तावेजों के साथ में उन्होंने प्रमाणित किया, और वो दस्तावेज चुनाव आयोग के दस्तावेज थे, किसी व्यक्ति के नहीं थे। यानी राहुल गांधी ने ये प्रूव किया उन दस्तावेजों से कि ये गड़बड़ हुई है, जो उन्होंने विश्लेषण दिया। स्वाभाविक सी बात है, उस पर जो है जनता के बीच जाके बताने की जरूरत थी, क्योंकि हमें आपको दोनों को पता है कि जिस तरह से मीडिया उनकी खबरों को नीचे ले जाता है, तो ऐसी स्थिति में जरूरत थी। तो अब बिहार में चूंकि चुनाव है, तो बिहार से ही उन्होंने शुरू किया, और बिहार क्रांति की धरती, इसमें मुझे कोई स्पेशल बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने उसी दिन शुरू किया। आप देखिए, जिस समय अगस्त क्रांति 1942 की हुई थी जी, यानी उन्होंने उसे उस क्रांति से जोड़ा, गांधी जी से जोड़ा, चंपारण से जोड़ा, और जोड़ते हुए पटना के में सदाकत आश्रम, जहां महात्मा गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने आखिरी वक्त गुजारा था, उस महान परंपरा से जुड़े हुए इलाके में गुजारा, तो आके उन्होंने उसको खत्म किया। लेकिन खत्म करने के बाद जब राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम, तो मैं इससे सहमत हूं कि उन्हें, लेकिन एक बात, अब तक का जो राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड है 20 साल का, वो देख के लगता है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें कभी आज तक
नहीं हुआ है कि मोदी जी की तरह कह दें कि हम काला धन लाएंगे। और आज ही ऑर्डर किया है कि साहब 20 लाख तक का जो काला धन जमा है आपका विदेशी बैंकों में, वो सब साफ हो गया और सफेद हो गया। आज ही ऑर्डर धुलाई पुछाई हो गई इसका मतलब। तो मैं यही कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें अब इसका मतलब है। और आप याद करिए, अभी उन्होंने गुजरात में कहा था काला हो गोरा हो कैसा भी हो धन सब, तो ये उनके, लेकिन राहुल गांधी ने जिन जिन चीजों को कहा है उसे प्रूव किया है। उसी का नतीजा है कि आज तक कभी भी वो गिल्टी नहीं पाए गए किसी उसमें। अब आता हूं, आज जब सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा था, इसका कनेक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने के दौरान यह यकीन मान गया कि चुनाव आयोग विश्वसनीय नहीं है। शायद यही वजह थी कि उसने अब अपने सारे जिला विधिक जो प्राधिकरण है और जो स्टेट विधिक प्राधिकरण है, उन दोनों को निर्देश दिया आप करेंगे और एक गोपनीय रिपोर्ट भी बनाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट को अब चुनाव आयोग पे खुला यकीन नहीं है। तो यह बहुत बड़ा काम राहुल गांधी ने इस यात्रा के दौरान कर दिया। अब रही बात, जिनको कोई किसी को आपत्ति नहीं है, जो लोग मर गए हैं उन्हें मृत घोषित होना चाहिए, जो जीवित हैं उन्हें जीवित रखना चाहिए, जो बदल गए हैं उनको वो करना चाहिए, इससे किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति इससे है कि इतने जो आपने काटे उनमें तमाम गलत कटे, तमाम गलत तरीके से जुड़े। एक बीएलओ का तो ये रिकॉर्ड मिला कि उसने 74 की उम्र पूरी करने वाले सारे लोगों को मृत घोषित करो। हाँ, उसने मान लिया कि चले गए होंगे ऊपर, बिल्कुल, हाँ, ये सब चले। अब आप सोचिए ना, जब इस तरह के होंगे तो निश्चित रूप से उस पर सवाल उठना चाहिए। और किसी भी, चूंकि कांग्रेस इस देश के तमाम राजनीतिक दलों की, सभी राजनीतिक दलों की जननी है, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि उसने लोकतंत्र बनाया, उसने संविधान बनाया, उसने अधिकार दिए, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए लड़े। उसका उद्देश्य वोट से ज्यादा, सीटों से ज्यादा देश को बचाना होना चाहिए। और मुझे लगता है शायद राहुल गांधी उसी सोच के साथ निकले थे। उनको अपने स्टेट से ज्यादा परवाह इसकी थी कि वो लड़ाई लड़ी जाए। और यही वजह है कि जिस तरह आज पटना में जनसैलाब उमड़ा था, जी, इतिहास रच रहा था, उस इतिहास को, और यह इतिहास एक जगह नहीं, तमाम जगह भाजपा का गढ़ माना जाता है मोतिहारी और उधर का इलाका, वहां पर भी जिस तरह से भीड़ उमड़ी, जिस तरह, तो सिर्फ देखने की भीड़ नहीं है, लोगों को भी है, एक डर है कि मेरा क्या क्या छिनेगा यदि ये हुआ। और चूंकि भाजपा का जो एक तरीका रहा है, पहले इनका नाम इनके ऊपर करो, फिर इन पे करो, इन पे करो, तो वो चीजों से लोग दूसरे भी डरे हुए। और आपको लास्ट बात कहूंगा, इसका असर देश में होने लगा है। उसका उदाहरण है, गुजरात में बड़ी रोड शो हुआ, रैली हुई और लोगों ने वोट चोरी को लेके कहा। रतलाम में जितना बड़ा रोड शो हुआ और सब कुछ हुआ वो है। उज्जैन में जहां वहां के मुख्यमंत्री आते हैं, आज की घटना है, वहां पर बहुत बड़ा हुआ है। इसी तरह असम में हुआ है। तो ये जो शुरुआत हुई है ना, मुझे लगता है यदि आगे जो चीजें आने वाली हैं, और मुझे लगता है बनारस से लेके सब जगह का जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, आने वाले वक्त में यह साबित हो जाएगा। शायद इसी का असर है कि अब दुनिया के कंट्री नरेंद्र मोदी को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जी, जितना कभी वो लिए जाते। जी। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें अजय जी ने कही। उन्होंने इशारा कर दिया कि क्या बनारस का डेटा राहुल गांधी रिलीज करेंगे, वो हाइड्रोजन बम है। खैर, हम देखेंगे। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को लगातार हम जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। 7 अगस्त से पहले राहुल गांधी ने कहा था, 4 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने, कि जल्द ही एटम बम लेकर आएंगे। और 7 तारीख को उन्होंने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कर्नाटक के महादेवपुरा में 2.25 लाख वोटों की चोरी को उन्होंने
चुनाव आयोग के डेटा के साथ में दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की और कहा कि आयोग का डेटा है इसलिए वो क्यों एफिडेविट दें, जबकि आयोग ने कहा था 7 दिनों के अंदर एफिडेविट दो वरना माफ़ी मांगो, लेकिन ना तो उन्होंने एफिडेविट दिया ना ही माफ़ी मांगी। अलबत्ता आज जो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की सुनवाई हुई उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पैरेलल व्यवस्था कर दी कि बिहार में जो एसआईआर हुआ है उसकी जिलेवार पैरेलल रिपोर्ट आनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने जो जिला विधिक कमेटियां हैं उनके जरिए रिपोर्ट मंगाने की बात की, वो डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो एक पारदर्शी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाने की कोशिश की ताकि चुनाव आयोग और जो संस्था में जो काम कर रहे हैं लोग, जो मशीनरी है, वो कहीं कोई हेर फेर न करे, लोगों का वोट अधिकार बना रहे। और ये तो कम से कम हम कह ही सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कोर्ट से लेके सड़क तक जो विपक्ष खड़ा हुआ है महागठबंधन बिहार में, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी, बहुत सारे जो नेता विपक्ष के हैं वहाँ पर, ये कहीं ना कहीं तो एक मानसिक दबाव तो निश्चित तौर पर इसे इनकार नहीं किया सकता। अब इस पूरे फ्रेम में नीतीश कुमार कहाँ हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? नीतीश, एक विश्लेषक कह रहे थे कि जो नीतीश कुमार को जितना नुकसान होगा कांग्रेस कोशिश कर रही है उनकी जगह लेने के लिए, क्योंकि 2005 2015 तक जो नीतीश कुमार को एक 14-15% अल्पसंख्यकों का 20% वोट मिलता था, वो श्रिंक करके 3-4%, 5% पर रह गया था। और इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस नीतीश कुमार के वोटों की तरफ और आगे क्लोज बढ़ रही है। नीतीश कुमार का क्या स्थिति रहेगी? हालांकि पिछली बार भी ये सब बहुत बातें कही जा रही थी, लेकिन वो 43 सीट जीत गए थे। तो नीतीश बाबू एक राजनीति के अद्भुत खिलाड़ी हैं, 20 सालों से लगातार अलट पलट चीफ मिनिस्टर हैं, किसी को उन्होंने रुकने और टिकने नहीं दिया है। निहोरा प्रसाद यादव जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। निहोरा जी, इस पूरी यात्रा को लेकर बहुत दिल से मैं चाहता हूं कि दिल से बात रखिएगा, पॉलिटिकल बात होनी चाहिए, चूंकि आप पॉलिटिकल व्यक्ति हैं। इससे क्या महागठबंधन को, मैं कांग्रेस की बात तो नहीं करता क्योंकि कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वहाँ संगठन नहीं है, सारी चीज़ें नहीं हैं, एक कार्यकर्ताओं में उत्साह आ सकता है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं रिप्लेस जो जगह बन रही है, नीतीश बाबू उतना सक्रिय नहीं है पार्टी में, एक तरीके से खबरें आ रही हैं कि निराशा है। अब ये बताई जा रही हैं, खबरें प्लांट कराई जा रही हैं कि निराशा है, नीतीश बाबू बहुत कमज़ोर हो गए हैं, या फिर इस तरह की स्थितियां हैं जिसकी वजह से महागठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस आपके वोटरों पर डोरे डाल रही है। निहोरा भाई। नहीं, मैं दो बात पहले कहना चाहता हूँ। ऑडियो ठीक किया जाए। निहोरा प्रसाद जी का ऑडियो गड़बड़ हो रहा, ये टीवी बंद कर दीजिए निहोरा जी, आप उसकी वजह से इको हो रहा आवाज, टीवी बंद करिए प्लीज। नहीं, हमारा टीवी बंद है। तो इको कैसे कर रही है आवाज भाई? कुछ व्यवधान मुझे लग रहा है। निहोरा प्रसाद जी आप हैं? ठीक है, मैं सुनील सेवक आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिहार। सुनील सेवक, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी ने कहा कि भाई एक तो वो संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, तो क्या जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन था वही नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष महागठबंधन और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में भी कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम वो लेकर आ रहे हैं, भाजपाइयों संभलो, हाइड्रोजन बम आ रहा है। इसके नेतार्थ क्या हैं? सुनील जी। देखिए, राहुल गांधी जिस संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं, इनको तो पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था कि कांग्रेस से बड़ा संविधान का हत्यारा इस पृथ्वी पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए ये सब बातें तो अब उलूल जुलूल लगती हैं। संविधान भारत का इतना मजबूत है कि उस पर कोई कुछ कर ही नहीं सकता।
अब रह गई बात हाइड्रोजन बम की, तो मैं समझता हूं कि पिछले 13 दिनों से बिहार में जो ये अपनी यात्रा कर रहे थे, बिहार का विकास को देखकर ये थोड़े घबरा गए हैं, इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। इसलिए अब ये कभी एटम बम की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, तो ये सब शब्द जो मुंह से निकल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं परिलक्षित करते हैं जी कि बोलने वाला व्यक्ति या तो विषय का ज्ञान नहीं रखता है या मानसिक रूप से विचलित हो चुका है। क्योंकि इस यात्रा में तेजस्वी यादव ने स्वघोषित मुख्यमंत्री बनकर राहुल जी के माथे पर शिकन ला दिया है, उनकी बुद्धि को भरमा दिया है। अब वो बेचारे अचेता अवस्था में चले गए हैं कि हमने इतनी तैयारी की, सारी कुछ की, प्रेस हमसे पूछा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या आपके गठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उन्होंने बातों को टाल दिया। लेकिन जब तेजस्वी ने डंके की चोट पर इसी वोटर अधिकार यात्रा में ये घोषित कर दिया कि मैं ही बिहार का मुख्यमंत्री होऊंगा, तो राहुल जी को अब कुछ सूझ नहीं रहा है और वो मानसिक विक्षिप्त के नाते होने के तरह ये ऐसी उलझुल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से इनकी पूरी पार्टी, इनकी पूरी कार्यकर्ता ऐसे उलझुल बात करती है। इसी उलझुल बात का परिणाम था कि आज पूरा भारत की जनता कांग्रेसियों पर थू-थू कर रही है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली देने का काम किया। तो इनसे जनता को अपेक्षा नहीं है। चलिए, लोकतंत्र है, आए और गए, और तेजस्वी जी ने इनको औकात दिखा दी। अपनी औकात दिखाने में ही आज इतना जरूर किए कि कटआउट पटना में तेजस्वी जी का, लालू जी का, राबड़ी का नहीं लगने दिए। ये कांग्रेस की उपलब्धि इस पूरे यात्रा की। अच्छा, आप किसके साथ हैं? आरजेडी के साथ हैं कि बीजेपी के साथ हैं? आपको दर्द क्या है? लालू का कटआउट लगना चाहिए, ये दर्द है? मैं तो अपना काम किया हूं। नहीं, लालू जी के प्रति आपकी सिंपैथी देखकर मुझे लग रहा है कि आपको चिंता है लालू जी का कटआउट लगना चाहिए। सत्ता प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, नेहोरा प्रसाद जी के पास मैं आता हूं, फिर कांग्रेस पार्टी के नेता से जवाब लूंगा। नेहोरा जी, नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई अभी तक बीजेपी ने गो अहेड नहीं किया, महागठबंधन ने कह दिया कि भाई नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी उन्हें नहीं बनाएगी, जबकि तेजस्वी यादव ने अपने चेहरे को प्रस्तुत कर दिया, जैसा कि अभी सुनील सेवक कह रहे थे, उन्होंने खुद ही प्रस्तुत कर दिया, और नो डाउट कहीं वहाँ उनके यहाँ कोई दूसरा चेहरा है भी नहीं तेजस्वी यादव के अलावा। तो एक बात और निकल कर आ रही है कि कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार को नुकसान होने जा रहा है, जैसे पिछली बार आपको वो मोदी जी के हनुमान जी ने नुकसान पहुंचाया था, पासवान जी, चिराग पासवान जी, उसी तरीके की स्थिति इस बार भी बनती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो आपका कोर वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं कोई डेंट कांग्रेस की तरफ से आप देख पा रहे हैं क्या, नेहोरा जी? नहीं, मैं सबसे पहले कांग्रेस के जो मित्र दो सवाल खड़ा किया उन्होंने। एक कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं। नहीं, वो कांग्रेस के मित्र नहीं है, वो पत्रकार हैं। कांग्रेस के मित्र तो भी बोलेंगे। जवाब देने दीजिएगा ना। तो राहुल गांधी वही करते हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगना पड़ता है, एक बार नहीं कई बार। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस जननी है। अब इनको यह पता नहीं है कि कांग्रेस की जननी कौन है, तब उस पर कोई विशेष बहस हम नहीं करना चाहते हैं। कांग्रेस की जननी ये जो नेतृत्वकर्ता पुराने भी कांग्रेस के रहे हैं, वो कांग्रेस की जननी नहीं रहे। एक ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस का जननी रहा, वो मित्र को हम बताना चाहते हैं। और कांग्रेस के से नहीं निकला है लोग, चाहे समाजवाद हो चाहे जो भी हो, नहीं निकला है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि आपने बहस SIR पर शुरू किया था और ले आए बिहार पर। नहीं, SIR और बिहार एक दूसरे का पूरक है भाई। SIR और बिहार एक ही बात है, एक ही बात है। SIR और बिहार एक ही बात है। आप सब अब इसको आप अलग नहीं कर पाएंगे। SIR और बिहार दोनों पर हम चर्चा करते हैं। थोड़ा जल्दी से समय दीजिए, जब इतना सवाल उठा दिया आप तो। देखिए, SIR कोई मुद्दा नहीं है देश के लिए या बिहार के लिए, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बनाकर बनाए गए हैं। और
स्पष्ट है, बिहार के लोग जानता है कि जो आज वोट के काटने की बात, छांटने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए इनका लगना चाहिए था 1 महीने के वक्त में। आज मेरे पास से इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है, 2,17,049 वोट काटने का आवेदन आया है। काटने का, हटाने का, और जोड़ने का कितना आया है? 36,475। अब ये बताइए, जहां राहुल गांधी या महागठबंधन के लोग ये कहते हैं कि वोटों को काट दिया गया, लेकिन बावजूद कमीशन ने अवसर 1 महीना दिया कि जहां भी त्रुटि है, आपके बीएलए, आपके पार्टी के लोग उस त्रुटि को सुधारे, तो नहीं किया इन्होंने। यह न करके राजनीतिक माहौल बनाने का काम किया। तो क्या राजनीतिक माहौल बनाने का काम किया? तो ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, प्रधानमंत्री बनाने का यात्रा बन के रह गया, मुख्यमंत्री बनाने का यात्रा बन के गया, और प्रधानमंत्री माता जी को गाली बकने का यात्रा रह गया। ठीक है। तीसरी बात, 1 लाख, अब पता नहीं, हम लोग हाइड्रोजन बम कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह देश में दहशत फैलाने का भाषा जो राहुल बोल रहे हैं, तो मुझको लगता है कि अच्छी बात नहीं है। देखिए, राहुल बड़े नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, और हाइड्रोजन बम कह के देश के आवाम लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। ये चीजें राजनीति में नहीं चलता है। देखिए, राजनीति में आंदोलन चलते हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, किसी को कोई एतराज नहीं है। राजनीति में धरना प्रदर्शन चलते हैं। तो क्या आप समझ रहे हैं क्या वो जाके हाइड्रोजन बम फेंक देंगे क्या? अरे भाई, वो प्रतीकात्मक बातें कर रहे हैं कि भाई ये प्रतीकात्मक है, ये शब्द प्रतीकात्मक, एक ऐसा विस्फोट वो करने वाले हैं। कुछ तथ्य रखेंगे हाइड्रोजन बम का, तो मतलब मुझे लगता है मैं यही समझ पा रहा हूँ। नेवरा जी, कोई कहे कि मैं बंदूक चला दूंगा, कोई कहे मैं गोली चला दूंगा, कोई कहे मैं राइफल चला दूंगा, तो ये तो विस्फोट है ना। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। कमलेश पांडे, जरा जवाब दीजिए कि एक तो आपके नेता गैर जिम्मेदारानपूर्ण हरकतें करते हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि भैया ये सब चक्कर मत रहो, कुछ होने वाला नहीं है वहां पर। अनम्यूट करो भाई, कमलेश पांडे जी अनम्यूट करिए। हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। सहान परवेज, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो जवाब दे दें। हाँ जी, हाँ जी। सहान परवेज, बताइए, ये यात्रा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने, आवाज जा रही है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए पांडे जी, बोलिए, पहले आप जवाब दीजिए पांडे जी। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद, पहली बार आपने मुझे के न्यूज पे जोड़ा, और सभी विद्वान प्रवक्ता हैं और आप खुद बहुत सीनियर पत्रकार हैं जी, इस बात के लिए, और मुझे जोड़ा इसके लिए धन्यवाद जी। पर आज आपके डिबेट में हमने बहुत सारी चर्चाएं सुनी। अभी के एक बात को हम लोग अगर चर्चा विस्तार से करें, हम लोग आईआर इससे पहले कई बार कर चुके हैं, इस बार इन लोगों ने इसको एसआईआर नाम दे दिया है। देखिए, हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि एसआईआर कोई मुद्दा से मतलब नहीं है। एसआईआर में आप इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं? जब आप 1 साल पहले चुनाव कराए 2024 में, तो आपको एसआईआर की आवश्यकता नहीं दिखी। अगर दिखी 24 के चुनाव में, तो फिर 1 साल से आप बैठे हुए क्यों थे? और 1 महीने में एसआईआर करना, जबकि बिहार में अभी कई सारे शहर हैं जो कि बाढ़ से कई गांव के गांव डूबे हुए हैं। उसके बाद जब आप एसआईआर कराते हैं, तो उसमें जो 11 दस्तावेज का आप चर्चा करते हैं, जिसमें आप आधार कार्ड को इनवैलिड कर देते हैं, कहते हैं नहीं भाई आप ये, अब आप बताइए इस देश में कितने लोगों के पास, बिहार में खासकर मैट्रिक पास की आबादी मुश्किल से बिहार में आप जोड़ेंगे तो 15-16% निकलेगी, जिस रेशियो से आप जोड़ रहे हैं। अब आप बताइए डेट ऑफ बर्थ उनका कहां, पहले के बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के बनते थे? तो ये सारे 11 दस्तावेज ही मुश्किल थे, और ये 11 दस्तावेज इन्होंने कहां से कलेक्ट किया है, ये जितने लोगों का किया है, ये तो ये यही बताएंगे। पांडे जी, अब इससे थोड़ा सा चीजें और आगे बढ़ गई। पांडे जी, थोड़ा चीजें और आगे बढ़ गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि अभी तक जो डेटा सामने आया है वो 36,475 लोगों ने ही अपने आप को जोड़ने कहा कि मेरा नाम कटा है, जोड़ा जाए। तो ये तो बहुत बड़ा
आपका जो यात्रा थी, जो आपका परमाणु बम टाइप था, वो तो गड़बड़ा गया मामला। इतने कम लोग अगर जोड़ने की बात करें, इसका मतलब चुनाव आयोग ने ठीक काम किया है। दुर्गेंद्र चौहान जी की पहली बात, अभी भाजपा जदयू सभी के क्वेश्चंस बचे हैं, बारी बारी उन लोगों का जवाब दे दे। अगर हम कांग्रेस की तरफ से यहाँ बैठे हैं, उन लोगों ने सवाल किया है तो जवाब देना बनता है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि एसआईआर पे जो भी चर्चा हो रही है, हम अगर राहुल गांधी ने आपको एक दस्तावेज दिया और महादेवपुरा का बात किया तो उन्होंने कहा कि पहले सुन लिया जाए, मुझे 6 महीने का समय लगा, पर अगले ही दिन अनुराग ठाकुर का जवाब आता है कि रायबरेली में ये गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी तो उन्होंने मान ली। उसके बाद चुनाव आयोग राहुल गांधी से कहते हैं, जबकि देखिए चुनाव आयोग इस सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं है। चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वह लोकतंत्र और इस देश की जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो जब ये सवाल विपक्ष उनसे पूछ रहा है कि ये समस्या है, तो एक लाइन का जवाब है कि उस समस्या का सॉल्यूशन दे दें। एफिडेविट किस बात के लिए? अगर राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे तो फिर अनुराग ठाकुर का नाम क्यों भूल जाते हैं? देखिए, ये चुनाव आयोग आज के डेट में देश के जनता में इनके प्रति जो अविश्वास बढ़ा है, यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस चीज को आपको समझना होगा। आपको चुनाव आयोग जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो चुनाव ये 6 महीने में तैयारी करके कर लेते हैं, जो एसआईआर 3 महीने में कर लेते हैं, जब रिकॉर्डिंग मांगते हैं तो इनको 9-9 साल लग जाता है। जब इनसे डाटा कहते हैं कि आप ईपी सर्चेबल दे दो मुझे, तो कहते हैं भैया उसमें सिक्रेसी और प्राइवेसी भंग हो जाएगी। पर जब वही बात सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तब फिर ये मानते भी हैं उस चीज को। आधार के लिए भी जब सुप्रीम कोर्ट, आप बताइए कि हम चुनाव आयोग के पास जाएं या हर बात के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट ही चले जाते हैं, तो फिर चुनाव आयोग के पास जाने का मतलब क्या बचता है? ठीक है, इससे पहले भी देश में चुनाव। अब आपके अभी बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं सर, मैं अभी पुराने सवालों को पूरा कर लूं। इन्होंने जैसा कि बताया है भाजपा प्रवक्ता ने कि इस संविधान को तो कोई खतरा है ही नहीं। 2024 इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गई, और आपके चैनल पे आज इनके प्रवक्ता कह भी रहे हैं कि भारत का संविधान इतना कमजोर नहीं है। तो इनको यह जानना चाहिए कि यह संविधान जिस लोगों ने बनाया, जिस कांग्रेस के पूर्वजों की देन है, वो इतनी कमजोर नहीं है। जदयू से अभी किसी ने बता रहा था, अभी जदयू से कोई थे, उन्होंने कहा कि इनको तो कांग्रेस का गठन किसने किया? सर जी, आरएसएस का भी गठन एक कांग्रेसी ने ही किया था। अगर आप सवाल इस पे आते हैं कि कौन किसका गठन किया, तो आप एक बात और जान लीजिए कि आरएसएस के गठन करने वाले भी एक कांग्रेसी थे। ठीक है, तो ये गठन किया, ये कोई सवाल नहीं है देश में। कमलेश पांडे, ठीक है। अब सहान परवेज को ले लेते हैं चर्चा में। आरजेडी के नेता सहान परवेज, ये जो जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि भाई ये जो आपकी यात्रा है, इसमें प्रधानमंत्री बनाने की राहुल गांधी को कवायद है, वो यात्रा इसलिए यात्रा निकाली, और मुख्यमंत्री बनाने की यात्रा, इसका वोटर अधिकार, जनता के हक हकूक से कोई लेना देना नहीं। सहान परवेज, बोलिए परवेज। धन्यवाद। कम से कम आपको याद आ गया 1 घंटे के बाद, क्योंकि पैनल में भी हैं हम लोग। अन्यथा यहाँ पर ये सारे लोग बाद में कहते हैं, जिसको हम बाद में बुलवाते हुए कहता ही है, तो सबसे खराब आदमी तो हम ही हैं। इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अब हम लोगों को गालियां सुनने की आदत है, आप दो या बीजेपी वाले दें या जेडीयू वाले दें, हम तो तैयारी सुनते रहते हैं। वही देख रहा हूं ना कि आप जिस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी के अगर पक्ष रखने के लिए आपको 1 घंटा का समय प्रवचन सुनना पड़ रहा है हम लोगों को, तो फिर इसमें निष्पक्षता कितनी है उसकी भी सवाल खड़ा हो जाता है। ये भी जोर जबरदस्ती है आज इसी कि आप सबसे बड़ी पार्टी हो, इसका जो कहने का तात्पर्य है वो इसी क्रांति के बाद मचा है कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा कि पहले गोदी मीडिया का गठन किया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, अब गोदी मीडिया के बाद अब गोदी आयोग का गठन किया गया है, और गोदी आयोग के गठन करने के बाद भी, और गोदी मीडिया और गोदी आयोग के गठन करने के बाद भी सरकार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की नहीं बन पाएगी। ये इस बात की क्रांति जो आज निकल के आई है गांधी मैदान में, वो इस बात पे मुहर लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब दोबारा सत्ता में नहीं आने जा रही है। और उसको जितना भी हथगंडा, अपना तरह तरह का हथगंडा जो है उनका, चाहे वो गोदी मीडिया के द्वारा हो या गोदी आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा हो, इन लोगों के द्वारा कराए गए सारे हथगंडे नाकाम हो जाएंगे। और जो जनता है वो अब सड़क पर उतर चुकी है, और सारा ये जो बेईमानी का खेल चल रहा है, वो सारा बेईमानी का खेल को समझ चुकी है। दूसरी बात ये है कि बहुत कुछ कहने को नहीं है,
क्योंकि जब तक सत्ता में तानाशाह लोग बैठे रहेंगे, तो जब सत्ता जाने का डर नहीं होगा और तानाशाह मंच से कहेंगे कि 400 सीट पार कर जाएंगे और कहीं कहीं ये कहेंगे कि 70 में 70 सीट जीत जाएंगे, तो वहां कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता था पहले। पर उसमें लगातार राहुल गांधी जी और विपक्ष के सभी पार्टियां और आरजेडी, जेएमएम, टीएमसी, सपा और सभी मुख्य प्रमुख पार्टियां इस पे हमेशा आवाज उठाने का काम करती रही थी, मगर सुनने वाले, इस पे समझने वाले और सुनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे थे। और आज जो ये बात खुलकर सामने आ गई, उससे यह स्पष्ट हो गया कि जो बात हम लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को मान लिया कि जिस प्रकार से कभी पत्रकारिता और मीडिया पर की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो रहा था, आज चुनाव आयोग के भी निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हुआ और इस बात की पुष्टि जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दी। ठीक बात है, ठीक बात। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील सेवक हमारे साथ में। सुनील सेवक, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अजय जी के पास जाऊंगा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से अनम्यूट करिए महाराज, आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सुनील जी हैं क्या? सुनील जी अनम्यूट करिए, आपको सुन नहीं पा रहे, जल्दी से। नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा। अजय जी, इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी। अजय जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं वो बेवजह सिर्फ बात काटनी है इसलिए कह रहे हैं। आप एक चीज यदि आप देखेंगे कि जब 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, तो दादा भाई नेरोजी, जो भारत के इतिहास में जो वहां की काउंसिल गलत बोलिएगा तो बात नहीं काटेंगे, पहले सदस्य थे, भारत के इकलौते पहले सदस्य थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अरे भाई, कांग्रेस का गठन किसने किया? बनर्जी थे, मैं वो नहीं जानता हूँ। कांग्रेस का गठन किसने किया? और उसके अलावा एओ ह्यूम थे। अब एओ ह्यूम ने अपनी नौकरी छोड़ के और इस आंदोलन में हिस्सा लिया था और वो उस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे जो अंग्रेजी हुकूमत कर रही है। यह अपने आप में ऑर्गेनाइज किया, गलत बात बोलेंगे। और पहले अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, तो पहली बात तो ये WC बनर्जी थे। तो इसलिए आप यह समझ लीजिए, पहली बात तो ये, इस तरह की बातें कहने के पहले चीजों को जांचिए। दूसरी चीज, लोहिया राम प्रकाश जो है वो लोहिया हो या जयप्रकाश नारायण हो, दोनों कांग्रेस के सदस्य थे, जिनसे जेडीयू भी बनी, आरजेडी भी बनी या कोई भी पार्टी बनी। और कांग्रेस के सदस्य बता ही चुके हैं, आरएसएस बनाने वाले भी जो थे वो कांग्रेस के ही से ही निकले थे। यानी पहली बात तो ये कि आप तथ्यात्मक रूप से गलत है, आपका ज्ञान कम है। दूसरी, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को कि आपको चिंता जिस तरह से कि वहां पर मुख्यमंत्री तो निश्चित रूप से वहां जो आरजेडी का ही बनना है, तेजस्वी को ही बनना है, तो राहुल गांधी कभी वहां मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये है, चीज ये है कि जिस तरह से बिहार में वोट चोरी की गई है और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने करके किया है, अपनी सरकार रहते हुए उस सदाकत आश्रम पर हमला कराया है जो आजादी का गवाह है, वो उस पर हमला जो कराया, इससे घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। मुझे लगता है इन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। मुख्यमंत्री बनाइएगा, इन्होंने ऐसा कुकर्म किया है, इनकी सरकार है और उसने हमला किया किसी ऑफिस में जो देश की आजादी का गवाह है।
इसके बाद में तो ये सब चोरों के तीसरी समर्थक है चीज भाई। ये है ये कि सब जिस भ्रष्ट तरह लोगों का से लोगों समर्थक के है। आप भी उन्हीं हक मारे जा चोरों रहे के साथ में थे नेहोरा जी, ये मत कहिए। अभी आप भी इन चोरों के साथ ही में थे। अभी थोड़े दिनों तक चोरों के साथ में सरकार बनाई थी आपने, चोरों के साथ में ही सरकार बनाई थी नेहोरा जी आपने, ये मत कहिए। तमाम पुल टूटे हैं, ये सबूत है कि भ्रष्टाचार का पूरा पूरा मॉडल बिहार में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। और उसी से लड़ाई हो रही है। जितने आरोप लालू जो पर विकास लगे नहीं थे करता है वो तो सिर्फ उसको आरोप मुख्यमंत्री है, बनाना चाहते यहाँ हैं। तो सब जो प्रूफ बिहार है। को लूटा तो इसलिए उसको बिहार में बनाना जिस चाहते तरह हैं से मुख्यमंत्री। 2 दर्जन पुल टूट गए भ्रष्टाचारों के 1 पक्षधर साल है के भाई। भीतर, वो अपने आप में सबूत है कि ठीक भ्रष्टाचार है, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश पांडे, सुनील सेवक, सहान परवेज, नेहरा प्रसाद जी और कुमार निशांत, आप सभी का बहुत धन्यवाद। वास्तव में बिहार का जो चुनावी तापमान है वो काफ़ी अब चढ़ने लगा है और धीरे धीरे अभी और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ मिलेंगी। जो बात हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में कही थी कि अगर पूरी फाइनल जो चुनाव की जो वोटर लिस्ट है वो आने के बाद अगर बड़े पैमाने पर नाम कटे मिले तो ये एक आंदोलन के रूप में बिहार में निश्चित तौर पर ये खड़ा होगा और उसका नुकसान मौजूदा जो लोग शासन कर रहे हैं उनको होगा और चुनाव आयोग भी सवालों के और घेरे में आएगा, घेरा टाइट होगा। और लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं महागठबंधन के लोग, उनको भी फिर इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है और उनकी बात फिर नीचे लोग सोचेंगे एक बार कि इनकी बात पर यकीन किया जाए कि नहीं। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।